जी सर। तो ये पैरेललोग्राम रूल में हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये एक वेक्टर सेम पॉइंट से दिखाता है दोनों, ये है p वेक्टर और ये है q वेक्टर। तो ट्रायंगल रूल में एंड में ड्रॉ करते हैं इधर सेम पॉइंट से, तो ये हो गया ना माइनस क्यू। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर r। तो r इक्वल्स टू p माइनस क्यू। अब देखो, जब हम लोग q लिखते हैं तो एक्चुअली q का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। हाँ, जी सर। ये है q वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग q लिखते हैं। तो जो माइनस q है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाँ, मैग्नीट्यूड का मतलब ये कितना है, ये कितना है। तो ये अगर q है, ये तो सेम ही होगा ना, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड तो q ही होगा। ये अगर 10 न्यूटन है, ये भी तो 10 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड से बताते हैं इसका वैल्यू कितना है। अगर प्लस Yes, क्यू sir. होता है 10 न्यूटन, तो माइनस क्यू का वैल्यू भी 10 न्यूटन होता है। वो वेक्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो ये दोनों में एंगल था अल्फा। तो चेंज क्या हुआ इसका? तो हम लोग क्यू की जगह क्यू लिखेंगे, माइनस क्यू की जगह भी क्यू लिखेंगे। तो चेंज होता है ये एंगल होता है अल्फा, तो ये एंगल पाई माइनस अल्फा हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नॉट माइनस क्यू स्क्वायर, प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा। कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा आता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। हाँ, अब देखो tan थीटा, ये एंगल, तो थीटा का वैल्यू देता है। तो tan थीटा कितना आता है? tan थीटा आता है Q, फॉर्मूला था Q साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, तो ये पाई माइनस अल्फा हो गया, Q साइन अल्फा बाई P प्लस Q कॉस अभिनव, अल्फा। कुछ लोगों का तो कॉस ऑफ पाई माइनस वीडियो, अल्फा आ जाता है। तो इसको कुछ देखो लोगों का। Q। जी सर। सर एक बार सारे लोगों को बोल देना कि अपना माइक म्यूट कर लें। लोग कुछ क्या आवाज आ रही है, सब अपना माइक प्लीज म्यूट कर ले प्लीज। ओके। हाँ जी हाँ हाँ, सर। सब अपना माइक जी सर, म्यूट कर लो। पूछना हो तब हाँ बस चला ले। जी, ओके सर। हाँ, तो ये हो गया क्यू साइन पाई माइनस अल्फा का मतलब है क्यू साइन अल्फा बाई पी माइनस क्यू कॉस अल्फा। ये tan थीटा जब प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ पाई माइनस अल्फा लेके करता हूँ। हाँ, जितना कम याद रखना पड़ेगा उतना ही अच्छा हो। ठीक है ना? तो फॉर्मूला, अच्छा आप, हाँ, एक चीज हम सिखाते हैं, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हाँ, रेक्टेंगुलर, जी सर। ये सबसे ज्यादा यूज होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये हर जगह, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे सब कुछ भूल जाओ, इसको मत भूलो, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन हर जगह आ जाता है। हाँ, जैसे कि जी सर। रन्ना में नीमक, नीमक, ये है नीमक। रन्ना में मतलब खाना तो में, ये क्या है? भोजन में। जी सर। हाँ, खाना में, जैसे भोजन में हम लोग साल्ट, नमक मिलाते हैं ना। साल्ट। जी हाँ, सर। सॉल्ट, ये सॉल्ट है। हाँ, ये रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। तो ये क्या है कि ये मान लो एक वेक्टर है, से इसको हम से पी लेते हैं, ये वेक्टर है पी। तो ये वेक्टर देखो, अगर हम, ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ, तो 90 डिग्री में ये दोनों साइड
ले लिया, ये मान लो थीटा है, तो इसको कुछ नाम दे देता हूँ, ओ ए ओ बी ओ सी। तो ये ओ ए बाई ओ सी कितना होता है कॉस थीटा, ए आ जाता है कॉस थीटा। तो ओ ए आ जाता है ओ सी कॉस थीटा, ओ सी का मतलब पी मैग्नीट्यूड है। हाँ, ये इसमें हम वेक्टर साइन दे नहीं सकते, क्योंकि ये से बताते हैं कि ये इसका साथ cos थीटा मल्टीप्लाई करो, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग इधर वेक्टर साइन लगा नहीं सकते। हाँ, तो ये है पी cos थीटा, एंड ये एंगल थीटा होने से ये भी थीटा हो जाता है। तो अब देखो, यहाँ से हमको मिलता है ओ बी बाई ओ सी, लेने से ये परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ओ बी बाई ओ सी ये हो जाता है साइन थीटा। तो ओ बी आ जाता है ओ सी साइन थीटा। इसका मतलब है ओ बी इक्वल्स टू पी साइन थीटा। तो ये पैरेललोग्राम रूल क्या कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर, ये पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, ये दोनों का रिजल्टेंट पी है। हाँ, पैरेललोग्राम रूल से ये और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसको ये है पी। तो इसको हम जी सर। दो हम इसको दो वेक्टर से इसको कंपोनेंट पी cos थीटा एंड पी sin थीटा को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ पी cos थीटा एंड पी sin थीटा। ओके, आर द जी सर। कंपोनेंट ऑफ पी। ओके, तो जैसे कि वो इंक्लाइन प्लेन में अगर हम किसको रखेंगे, एक वेट को इंक्लाइन प्लेन में रख दिया, तो इसका वेट देखो इस तरफ काम कर रहा है, इसका वेट है mg। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल होगा थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये mg का इधर mg cos थीटा और इस तरफ mg sin थीटा ले सकते हैं। हाँ, जी सर। और इधर देखो जी। नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा r, नॉर्मल रिएक्शन r आ जाएगा। ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इधर एक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ये हम लोग, अगर ये बॉडी इज एट रेस्ट, देन हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू mg cos थीटा एंड a इक्वल टू mg sin थीटा। तो इससे प्रॉब्लम इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे जी सर। महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो p cos थीटा, इसका ऊपर इसका कोई असर नहीं है। हाँ, इस वेक्टर को देखो, अगर जी सर। कोई पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका वो जीरो होता है ना कंपोनेंट, इससे इस तरफ जाता है। तो ये जो पी कॉस थीटा, ये जितना भी हो सके इसका कोई असर नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो इस तरफ आता है पी कॉस थीटा, तो अगर एक वेक्टर ऐसा है, हाँ, तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना आएगा, इस कंपोनेंट में आएगा पी कॉस 90, उसका मतलब है जीरो। ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हाँ, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक वेक्टर का उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। जो हॉरिजॉन्टल में जाता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जो जी अपवर्ड सर। से ऊपर जाता है लिफ्ट जैसे, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एक वेक्टर उसका 90 डिग्री एंगल में कुछ कर नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये वेक्टर इंडिपेंडेंटली काम करता है, ये वेक्टर इंडिपेंडेंटली काम करता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। इसका कोई असर इस तरफ नहीं पड़ता और इसका कोई असर इस तरफ नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, जी आप सर। हम लोग सीखेंगे यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर सीखेंगे, उससे पहले एक जीरो वेक्टर है। तो एक वेक्टर है जीरो वेक्टर। तो
देखो रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है ना। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर हम लोग को पास मिला था ना, आर मिनिमम इक्वल टू पी माइनस क्यू। सो इफ पी इक्वल टू क्यू देन आर मिनिमम बन जाता है जीरो। ओके, सो जीरो वेक्टर और नाल वेक्टर, वॉइड वेक्टर, जीरो, नाल और वॉइड, हाँ वेक्टर, ये क्या है? तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है उसको कहते हैं जीरो वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड जीरो, भाई उसको वेक्टर कहने की मतलब क्या है? तो देखो दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो एक वेक्टर आता है ना, तो मिनिमम वैल्यू आर मिनिमम का वैल्यू जब जीरो हो जाता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट, वो जी रिजल्टेंट का वैल्यू जीरो है। जब रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक वेक्टर होता है इसलिए इसको हम वेक्टर ही कहते हैं। तो ए वेक्टर whose magnitude is zero, whose magnitude is zero, ओके, उसको कहते हैं जीरो वेक्टर, नाल वेक्टर, वॉइड वेक्टर। तो अब इसका जरूरत क्या है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर? तो हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर। हाँ, एक बॉडी रेस्ट में है, उसका वेलोसिटी कितना है? जीरो है। एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। तो लेकिन जीरो का कोई डायरेक्शन नहीं होता। मैं इधर बैठा रहा हूं 10 बजे से, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन किस दिशा में? इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन इट हैज डिस्प्लेसमेंट जीरो। ओके, जीरो का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए ये एक इम्प्रॉपर वेक्टर है। हाँ, तो जी सर। जीरो इसका मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं, जीरो न्यूटन, जीरो मीटर, कुछ भी। जीरो को अगर हम नंबर ले लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन इट हैज नो डेफिनिट डायरेक्शन, इट हैज नो डेफिनिट डायरेक्शन। सो इट इज एन इम्प्रॉपर वेक्टर, ये प्रॉपर वेक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसा एक वेक्टर के साथ अभी मुलाकात होगा। हाँ, तो इसके बाद हम लोग जाते हैं यूनिट वेक्टर जी में। सर। हाँ, जी तो सर। वो भी इम्प्रॉपर, हाँ वो भी इम्प्रॉपर वेक्टर है। तो हाँ। अब अब यूनिट वेक्टर क्या अभी है? अभी सर किस हाँ, वेक्टर से मुलाकात होने वाला है सर? यूनिट वेक्टर से, वो भी एक यूनिट वेक्टर से भी इम्प्रॉपर मुलाकात वेक्टर है। होगा। हाँ हाँ जी हाँ, सर। जी सर। जी। हाँ वो भी इम्प्रॉपर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। वो भी पर है तो सर। जी यूनिट सर। वेक्टर का मतलब ये नहीं है उसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, उसका साथ कोई यूनिट नहीं रहता। अच्छा, मान लो कि ये एक वेक्टर है, से ये पी वेक्टर है, तो पी को अगर हम उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, पी डिवाइडेड बाई जी सर। मैग्नीट्यूड ऑफ पी, हाँ, तो ये इसमें क्या है? एक नंबर है, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर चाहिए, एक यूनिट चाहिए और एक डायरेक्शन भी चाहिए। ये तीनों मिलके ये वेक्टर होता है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ नंबर एंड यूनिट। ओके, नंबर तो सेम नंबर होता है, तो यूनिट यूनिट कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो क्या रह जाता है? वन इंटू डायरेक्शन, वन इंटू डायरेक्शन। ठीक है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन रह जी जाता है, नो यूनिट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं पी कैप। हाँ, इसको ऐसे पढ़ते हैं पी कैप। ठीक है ना? तो ये जो पी जी कैप सर। है इसको कहते हैं, ये यूनिट वेक्टर, यूनिट हाँ। वेक्टर along the direction of p, along the direction of p वेक्टर। ओके, p जिस तरफ काम कर रहा है ये उस तरफ काम कर रहा है। तो देखो ये p वेक्टर बाय p इक्वल टू p हाँ। कैप आया।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर इक्वल टू पी इंटू पी कैप। तो इसमें नंबर है, यूनिट है और इसमें डायरेक्शन है, दोनों मिलके हो गया ना वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर, तो इसका इट इज ए यूनिटलेस वेक्टर, इसका यूनिट नहीं है, ठीक है, एक यूनिटलेस वेक्टर। सो इट इज एन इम्प्रॉपर वेक्टर, ये भी प्रॉपर वेक्टर नहीं है। फिर भी इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है इम्प्रॉपर वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर हमने चुना क्यों कि भाई जिसका कोई यूनिट नहीं है, ऐसा वेक्टर की जरूरत क्या है। अच्छा जी सर। देखो, हम लोग शायद सब बच्चे ये लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा है, हाँ, ये 10 में तो था हम्म। जरूर कि दो मास आपस में डिस्टेंस है आर, तो ये दोनों हाँ का बीच में जो फोर्स, ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो हाँ। हम लोग ये भी जानते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हम्म। अच्छा मान लो दिस इज फोर्स ऑन 1/2, हम इसको F12 लिख सकते हैं। तो F12 हम्म। इसको हम वेक्टर साइन दे दिया, तो ये हो गया जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरफ अगर ये वेक्टर है तो इस तरफ ये भी वेक्टर होना चाहिए। अब जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट मस्ट नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। m1 m2 स्केलर मास है और r तो डिनोमिनेटर में है, तो वेक्टर साइन किसका ऊपर लगाओ, कुछ है नहीं, तो इसलिए हम लोग इधर r12 जोड़ देते हैं, तो ये भी बन गया ना वेक्टर। अब r12 क्या है, इस डायरेक्शन में ये जो F12 का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में r12 यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू है r12 वेक्टर डिवाइडेड बाई r, ठीक है ना। तो इसको इस जी सर। डिस्टेंस यहाँ से इस तरफ हम लोग एक वेक्टर ले सकते हैं, इसको कह सकते हैं r12 वेक्टर। इसको इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो r12 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इधर ये इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन है, बन गया ना वेक्टर। तो इस जी तरह सर। का प्रॉब्लम में हम लोग यूनिट वेक्टर को अप्लाई करके, हाँ, ये इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यस ये सर। जो यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप, हाँ, अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर हर टाइम हम लोग लेते हैं जे कैप, और अलोंग जेड एक्सिस हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं के कैप, हाँ, ये यूनिवर्सल है। तो जो सब्जेक्ट भी पढ़ो, ये यूनिट वेक्टर है। और एक बात और है, यूनिट वेक्टर के यूनिट नहीं होने से हम वेलोसिटी देखो, ये एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो 10 से आई कैप, इसका वेलोसिटी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वेलोसिटी की जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं फोर्स कंपोनेंट कितना है से 50 न्यूटन। तो हम लोग ये अलग एक्स एक्सिस को आई कैप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट यूनिट नहीं है, तो हम वेलोसिटी में यूज कर सकते हैं, फोर्स में, मोमेंटम में, जिधर चाहे हम सेम यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट हैज नो पर्टिकुलर यूनिट। ओके, तो जी सर। वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड तो नंबर इनटू यूनिट। तो जिसमें यूनिट नहीं है वो तो हम किसी जगह में भी यूज कर सकता है। तो अब हम लोग सीखेंगे पोजीशन वेक्टर, हाँ, पोजीशन वेक्टर। पहले टू डायमेंशन तो बहुत इजी है, लेकिन 3 डायमेंशन में हम कुछ करके दिखाते हैं, जो ये तो पिक्चर जाता है 2 डायमेंशन, हम कैसे सिखाएंगे मालूम नहीं। तो चलो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस। तो एक वेक्टर, एक पॉइंट ऐसा है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ओके, इसका मतलब है ये एक्स एंड ये वाई है। तो ये पॉइंट का नाम हम देते हैं सी।
तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? तो हम ये ओरिजिन से सी को जोड़ देते हैं। तो ये इसको अगर हम आर लिखेंगे तो आर इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, तो इसको हम ए लेते हैं, इसको हम बी लेते हैं। ठीक है, ये वाई होने से ए बी वाई हो जाता है। तो ओ ए है एक्स, तो ओ ए वेक्टर अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, आई कैप एक्स हो जाएगा, क्योंकि अलोंग दिस डायरेक्शन आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, अलोंग दिस डायरेक्शन जे कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर। अब ओ बी इक्वल टू वाई, तो ओ बी को हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा जे कैप इंटू वाई। तो ये देखो ये एक्स है वाई, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आर वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई कैसे लिखेंगे, तो ये आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये एंगल को हम लोग अल्फा और ये एंगल को हम लोग बीटा लेते हैं। हाँ, तो कॉस अल्फा कितना आता है, देखो एक्स बाई आर, और कॉस बीटा कितना आता है, वाई बाई आर। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा करने से आ जाता है 1। तो ये जो अल्फा एंड बीटा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर। ओके, तो ये कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर। ओके, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। देखो हमने कहा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 आता है। तो ये होता है ना एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये होता है वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर मिला है, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाता है 1। ठीक है, तो ये है 2 डायमेंशनल। तो अब हम लोग 3 डायमेंशनल में देखेंगे। ठीक है ना, तो पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन, पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो हम लोग देखो दो एक्सिस को हम इधर एक, ये तो 2 डायमेंशनल है ना, मेरा जो पेज है 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। वो जो थर्ड और एक एक्सिस हम लेना चाहते हैं उसका हम यहाँ से परपेंडिकुलर ले लेते हैं। हाँ, तो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, पेज तो 2 डायमेंशनल है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब मान लो ये जी एक सर। वेक्टर है। हाँ, ये 3 डायमेंशनल फिगर, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये है परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट यहाँ से हम एक्स एक्सिस का पैरेलल ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस का पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये है ओ ए, ओरिजिन तो ओ है, ए है बी, और ये जो देखो ये एक्स एक्स, ये एक्स वाई प्लेन है। हाँ, एक्स वाई प्लेन में ये है, ये फिगर है एक्स वाई प्लेन में। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा सी, इसको हम डी लेते हैं, और ये है ई। तो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो कैसे हम पहुंचे इधर, तो पहले मान लो एक्स, एक्स तो इस तरफ है, पहले मान लो हम एक्स चला गया, फिर हम वाई चला गया, और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जेड चला गया। तो ये है एक्स, ये वाई और ये जेड, तो पहुंच गया ई पॉइंट में। ठीक है, तो ये देखो ये, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है तो ऐसा है
ऐसा होने से देखो ये जो फिगर है ना, ये फिगर कुछ ऐसा है। तो ये तो हम 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन करता है, तो ये तो ऐसे दिखा नहीं सकते। फिर मैं कोशिश करूंगा कुछ और तरीका से दिखाने की। तो सबसे पहले इसका मैथमेटिक्स मैं थोड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स है, ये वाई, और ये देखो एक, ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ, ये है एक जी सर। रेक्टेंगल। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो ये भी एक परपेंडिकुलर है। हाँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ओ ई स्क्वायर इक्वल टू आता है ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तुम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक घर में सबसे ज्यादा लेंथ का कोई चीज रखना चाहोगे तो सॉलिड डायगोनल होता है ना, उसमें लेंथ जी स्क्वायर, सर। ब्रेथ स्क्वायर, हाइट स्क्वायर आता है, ऐसा आ गया। तो ये है। अब इसमें एंगल दिखाना बहुत टफ होता है। तो ये एंगल है अल्फा, जो ये वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ किया है। ये है बीटा, और ये जो जेड एक्सिस के साथ एंगल है ये है गामा। तो अच्छा, आप देखो ये ओ ए इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं आई कैप एक्स। हाँ, ओ बी इक्वल टू जे कैप वाई एंड ओ सी इक्वल टू के कैप जेड। ठीक है, तो देखो जी सर। ये जो ओडी वेक्टर, ये क्या होता है देखो, ओ ए प्लस ओ बी। ये तो इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि ये ओ ए प्लस ओ बी होता है। हाँ, तो ए आ जाता है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई। ठीक है, अब देखो ये ए भी एक रेक्टेंगल है ना, तो ये तुम ट्रायंगल भी ले सकते हो। एक्चुअली ओ सी इक्वल टू के कैप जेड, ओके, इक्वल टू डी ई। तो ओ ई इक्वल टू क्या होता है, ओ ई हम ट्रायंगल रूल लगा सकते हैं और पैरेललोग्राम रूल भी लगा सकते हैं। हम हमने इधर ट्रायंगल रूल लगाया। तो ये देखो आई एक्स प्लस जे वाई है, और ये से के जे जोड़िए। तो ए हम लोग आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, ये जो अल्फा कॉस अल्फा होगा एक्स बाई आर, कॉस बीटा होगा वाई बाई आर, एंड कॉस गामा होगा जेड बाई आर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है। हाँ, ये तो पूरा मैथमेटिक्स सीख लिया हम लोगों ने, जी ये सर। याद रखना चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा 3 डायमेंशन करने की करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो इसलिए अच्छा, ये एक है, तो ये 3 डायमेंशन की मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और इसको घुमा भी देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो, मान लो कि ये मेरा, ये इसको देखो, ऊपर में ये भी दिखाई देता है। तो ये मान लो मेरा मेरा एक्स एक्सिस है, ये मान लो मेरा वाई एक्सिस है। हाँ, और जेड एक्सिस ऐसा है ना
ये है जेड जी एक्सिस, सर। ठीक है। तो जी एक वेक्टर ऐसा है, हाँ, ये है ओ ई वेक्टर। तो हमने क्या किया, देखो ये जो ई पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पिक्चर भी देख रहे हो, ई से हमने ऐसा ड्रॉ किया, तो ये हो गया ई पॉइंट, हाँ, ए पॉइंट है ई, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, तो यहां से हमने क्या किया, इस तरफ, और ये इस तरफ कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया ना एक्स, ये हो गया वाई, देखो ये अलोंग वाई एक्सिस गया, चला गया, हाँ, ये वाई डैश नहीं है, वाई है, तो ये ऐसा है ये वेक्टर, हाँ, ये है जेड। तो ये देखो डीई कनेक्शन, ओ से हम डी को कनेक्ट करते हैं, हाँ, तो ये है हमारा, ये जो है ओ डी। अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर, जिसको हमने सी, सी पॉइंट से जुड़ा है, तो ये हो गया ना इस पॉइंट, ये पॉइंट सी आ गया ना। अच्छा, ठीक से दिखाई देता है या नहीं, ये 3 डायमेंशन को हम ऐसे पेन से, अगर बच्चे हमारे पास रहते तो बहुत बढ़िया तरीका से हम दिखा देते इसको, हाँ, जी सर। ये, हाँ, लेकिन अच्छा ये कुछ इमेजिनेशन भी लगाना पड़ेगा। अच्छा ये दिखाई देता, मैं इसको थोड़ा घुमाऊं, अच्छा ये दिखाई दिया, तो ये हमारा आर है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा ये देखो रेक्टेंगल दिखाई देता है, तो आप ये एंगल को समझना चाहिए। अच्छा पहले देखो इसका स्क्वायर, ये एक्स है, वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है जेड, ठीक है ना। ये आ, आ, ये समझ में आता है कि ये पेन परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है, तो ये है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सी पॉइंट, हाँ। अच्छा एक चीज देखो, तो ये समझ में आता है क्या नहीं। अच्छा ये जो, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये है आर, और ये अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो ये एंगल बनेगा अल्फा, ठीक है ना, जो अल्फा दिखा है ये है अल्फा, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, तो ये है एक्स और ये है आर, सो एक्स बाई आर इक्वल टू कॉस अल्फा आ जाता है, ठीक है। जी सर। जी अच्छा ये 3 डायमेंशन ऐसे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे करने से जी ये एंगल है बीटा, हाँ, तो वाई बाई आर इक्वल टू कॉस बीटा आ जाता है। अच्छा ये होता है ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल है ये देखो गामा, हाँ, तो ये पॉइंट है सी, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर, जी तो ये है जे, ये है जेड, तो जेड बाई आर बन जाता है कॉस गामा, ठीक है ना। इसको इस हम्म। एंगल में घुमाने से ये लोग ये सही तरीका से समझेगा, ये मालूम नहीं होता है, ये दिखाई देता परपेंडिकुलर, हाँ, ये परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस, हाँ, ये है वेक्टर, जी हाँ, ये एक्चुअली मेरा पिक्चर जाता है तो 2 डायमेंशनल, हाँ, हाँ हाँ। तो मैं कोशिश किया, और जैसे किया ना, तुम बच्चे घर में कर सकते हो, इसको ले लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लो, इधर एक तो पेन खड़ा कर दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा जी आर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हाँ, जैसा मैंने इधर किया है। अच्छा इस एंगल में दिखाई देगा, हाँ, ऐसे, जी इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस ले लो, हाँ, ये है जेड एक्सिस परपेंडिकुलर, और एक पेन ले लो यहाँ से, हाँ, इसका ऊपर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो डी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ ऐसा कोशिश हाँ। करोगे तो तुम समझ जाओगे। आप दिखाई जी सर। देता, ये देखो, हाँ हाँ। ये एंगल, ये क्लियर एंगल है सर। अल्फा, ये एंगल अल्फा है, हाँ क्लियर है, तो जी ये जी है सर। अल्फा, तो अगर हम ऐसे ऐसे पकड़ेंगे तो ये बीटा आ जाएगा, हाँ, बीटा हो ये जाएगा एंगल जी आ सर। जाएगा बीटा, हाँ हाँ, जी इसको, ये एंगल आ जाएगा बीटा, जो वाई बाई आर, और ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है,
हाँ, ये वेक्टर तो ऐसे है ये, तो यहाँ से अगर पैरेलल लाइन, इसका पैरेलल लाइन इधर बनाओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा सी, ये जो ओडी है, हाँ, उसका जी सर। पैरेलल लाइन लाने से हो जाएगा सी। ठीक है, तो यही होता है 3 डायमेंशनल फिगर में। ऐसे कोशिश घर में कीजिए, हाँ, तो जी समझ आ जाएगा। तो फिर हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो बाकी टॉपिक्स, अब कितना टाइम बचा है मालूम नहीं।